थोड़ा go ahead. होगा चलो पूछ लीजिए पूछ लीजिए और मैं पुलिस मगर नहीं लिया मैं कौन से अब तो देख भाई पुलिस को चल पुलिस ना जुड़गा काल जुड़े जा जो जुड़गा कुछ हमारे फोन से सब गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभिषेक ई मास्टर की एक मैडम आओगी बात एक पास है जानी तो गुदड़ा में तो उठ रहा है जिस टाइम हुई है बंद करा के वो एक कन लैपटॉप के बड़ी बेटा अपनी वॉइस को म्यूट कर लीजिए। देखिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। हमें टॉपिक को सुनने पर ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बार बार हमें पढ़ने को मिलता है, हर क्लास में हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं और फिर भी जब हम एग्जामिनेशन में हम आंसर शीट में हल करते हैं तो हमें पता चलता है कि पूरा स्कोर फुल स्कोर हमें नहीं मिल पा रहा। इसीलिए हम वॉइस म्यूट रखिए। अपनी वॉइस को म्यूट कर दीजिए जिससे डिस्टरबेंस नहीं हो। ये टॉपिक हम प्रत्येक क्लास में पढ़ते रहे हैं और फिर भी फुल स्कोर हमें नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है, कमी रह जाती है। तो हम बहुत अच्छे से एकाग्रता के साथ इसे सीखेंगे, देखेंगे और समझेंगे ताकि हमें पूरा स्कोर मिले, फुल स्कोर मिले। तो हमारी इस क्लास को आगे बढ़ाएं। उससे पहले सभी बच्चों को बेटा एक मैसेज है कि आप अपने स्क्रीन को जब आगे पीछे करेंगे तो उसमें एक कैमरा, मेरे वाला होस्ट वाला कैमरा आएगा, उसे आप 2 बार क्लिक कर दें। 2 बार क्लिक करने से फिर मेरा ही कैमरा आपकी स्क्रीन पे होगा और दूसरे बच्चों का बीच बीच में कैमरा नहीं आ पाएगा, दूसरे बच्चे आपके सामने नहीं आ पाएंगे। कई बार ये होता है कि आपकी जो मोबाइल पर सेटिंग होती है उसमें मैं पढ़ाता रहता हूँ और बीच में मुझे गायब करके कोई दूसरे बच्चे को दिखा दिया जाता है, तो सेटिंग की प्रॉब्लम होती है। आप उसको सही कर लें। और ये प्रत्येक क्लास की, लाइव क्लास की बात है कि आपकी मोबाइल स्क्रीन को आप आगे पीछे करेंगे, दाएं बाएं चलाएंगे तो वहां एक मेरे वाला कैमरा आएगा होस्ट, उस मेरे वाले कैमरे को डबल क्लिक करेंगे तो फिर कंप्लीट क्लास में आपकी स्क्रीन पर मैं ही हूँगा और हमारी क्लास होगी। दूसरा बच्चा बीच में कोई भी नहीं आएगा जिससे हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आज हम पढ़ते हैं। पहले एक काव्यांश लेंगे, पहले एक पद्यांश लेंगे और फिर उसकी सप्रसंग व्याख्या करके देखेंगे किस तरह से हमें सप्रसंग व्याख्या करनी चाहिए।
अभिषेक शर्मा, बेटा अपने स्क्रीन को ठीक कीजिए, आप इधर उधर हिल रही है, फिक्स कर दीजिए मोबाइल को। अब देखिए, हमारी जो मुख्य पुस्तक है आरोह, और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक जानकारी और दे दूं मैं कि हमारी 2 बुक्स है। पहली प्रधान बुक है, उसका नाम है आरोह भाग 2, और दूसरी पुस्तक है वितान। तो हमें नया सिलेबस जो लेना है उसमें 12th क्लास वाली हिंदी की बुक्स लेनी है जो एनसीईआरटी ने लागू की है, सेलेक्ट की है। पुस्तक का नाम है आरोह और वितान। ये 2 बुक्स आपको लेनी है, और अब नेक्स्ट क्लास में बुक का चैप्टर शुरू करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है पद्यांश की प्रसंग व्याख्या। नेक्स्ट क्लास में आप बुक के साथ बैठेंगे, हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो एक आरोह जो हमारी मुख्य बुक है, उसमें एक कविता है उषा, और कवि है शमशेर बहादुर सिंह। उस उषा कविता का हम एक काव्यांश ले लेते हैं। देखिए क्या है। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसा भोर का नभ, राख से लीपा चौका, अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केशर जैसे धुल गई है, या स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी है किसी ने। मल दी है किसी ने। तो देखिए, ये हमने एक काव्यांश लिया है, ये हमने पंक्तियां ली हैं, और उषा कविता जो हमारी आरोह पुस्तक में से है, कवि है शमशेर बहादुर सिंह। उषा काल का वर्णन किया है, उषा का वर्णन किया है, उसका सौंदर्य कैसा है। देखिए, प्रातःकालीन आकाश बहुत नीले शंख जैसा था। कवि ने वर्णन किया है कि प्रातःकालीन आकाश नीले शंख जैसा था। अगर हमसे पूछा भी जाए कि ऐसा क्यों था, तो हम जानते हैं आकाश का रंग नीला होता है, आकाश नीला दिखाई देता है हमें। और जब आकाश बिल्कुल स्वच्छ होता है, उसमें बादल वगैरह नहीं होते हैं, बिल्कुल स्वच्छ आकाश होता है, तो वो बिल्कुल नीला दिखाई देता है। और उसे उपमान दिया है नीले शंख का, कि नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा था। प्रातःकालीन आकाश स्वच्छ था, उसमें बादल वगैरह नहीं थे, इसलिए वह नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा था। भोर का नभ, भोर सुबह को कहते हैं। सुबह का आकाश राख से लिपे हुए गीले चोके जैसा दिखाई दे रहा था। अब देखिए क्या हो गया कि अभी अभी तो आकाश स्वच्छ था, नीले शंख जैसा था, और अब वही आकाश राख से लिपे हुए गीले चोके जैसा। जैसे गांव में कच्चा फर्श होता है, आंगन होता है, और महिलाएं राख लेकर के, भस्म लेकर के, मिट्टी मिला करके
और वहां चौका लगाती हैं, लेपन लगाती हैं। तो अब वो भस्म से, राख से लगाया हुआ गीला गीला चौका जैसा नजर आता है, अब वो भोर का नभ या सुबह का आकाश वैसा ही नजर आ रहा था, उस राख से लेपे हुए गीले चौके जैसा। बताइए ऐसा क्या होगा कि अब आकाश ऐसा दिखाई देने लगा। अब देखिए आकाश में काली काली घटाएं आ गई थी, छा गई थी। तो उन काली काली घटाओं के कारण अब वो भोर का नभ, सुबह का आकाश भी ऐसा दिखाई देने लगा जैसे राख से लिपा हुआ कोई गीला चौका हो। किसकी वजह से नजर आ रहा है? उन काली काली घटाओं की वजह से। काले काले बादल भी अब आकाश में उमड़ आए थे, छा गए थे, उनकी वजह से अब आकाश हमें ऐसा दिखाई देने लगा। अब जब काले बादल ही आकाश में आ गए, सूर्य उदय हुआ, तो सूर्य की प्रारंभिक लालिमा युक्त किरणें भी उन काले काले बादलों पर गिरी। तो उन काले बादलों पर जब लालिमा युक्त किरणें सूर्य की गिर रही है, तो अब उस आकाश का सौंदर्य कैसा दिखाई दिया? बहुत काली सिल। गांव में हम देखते हैं कि काली सिला होती है, एक पत्थर होता है जिस पर चटनी, मसाले इत्यादि पीसे जाते हैं। तो अब उस आकाश का सौंदर्य ऐसा लग रहा है जैसे काली शिला को थोड़े से लाल केसर से किसी ने धो दिया है। काली शिला है, काला पत्थर है, और उस पर लाल केसर हम डाल दें तो काले पल लाल रंग आ गया है। और स्लेट भी हम जानते हैं काली होती है, काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक लगा दे, यहां भी काले पर लाल रंग आ गया। तो इनके जैसा सौंदर्य अब आकाश का हो गया है, बन गया है, दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उन काले बादलों पर सूर्य की लालिमा युक्त किरणें गिर रही है। काले बादलों पर उन लालिमा युक्त किरणों की वजह से अब ऐसा सौंदर्य आकाश का दिखाई दे रहा है जैसे काली शिला पर किसी ने थोड़ा सा लाल केसर डाल दिया है, उससे धो दिया है, या काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दिया है। इस काव्यांश से हमें उषा के सौंदर्य का पता चल रहा है कि थोड़े थोड़े समय अंतराल में आकाश में परिवर्तन हो रहा है। कभी आकाश कैसा दिखाई देता है, कभी आकाश कैसा दिखाई देता है। तो यही उषा काल का सौंदर्य है, यही उषा का जादू। थोड़े थोड़े समय अंतराल में आकाश में होने वाला परिवर्तन, ये इस काव्यांश में कवि ने वर्णन किया है। अब हमें इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो किस तरह से हम सप्रसंग व्याख्या करें? सबसे पहले तो प्रथम दो शब्द और अंतिम दो शब्द हमें लिखने होते हैं। किस तरह से? प्रात नभ, फिर डैश 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 लगा देंगे और उसके बाद लिखेंगे किसी ने, और पूर्ण विराम लगा देंगे। प्रथम दो शब्द और अंतिम दो शब्द हमने लिख दिए हैं। ये ऐसा इसलिए हमने पहले किया है कि हमारे प्रश्न पत्र में दो काव्यांश आता है, दो पद्यांश आते हैं, और हमें कहा जाता है कि इन दो में से किसी एक की आप सप्रसंग व्याख्या करें। तो हम जिसकी भी सप्रसंग व्याख्या करना चाहते हैं उसके प्रथम दो शब्द और डैश डैश लगा करके अंतिम दो शब्द लिख दें, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि उन दोनों में से हम किसकी सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। और जांच करने वाले अध्यापक अध्यापिका को भी पता चल जाए कि आप किस काव्यांश, किस पद्यांश की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा, जिस काव्यांश के हम सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं उसके प्रथम दो शब्द और फिर डैश डैश लगा करके अंतिम दो शब्द लिख लें। अब सप्रसंग व्याख्या में चार भाग होते हैं।
सह प्रसंग व्याख्या 4 भागों में विभाजित होती है। नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 व्याख्या और नंबर 4 विशेष। तो जब भी हम सह प्रसंग व्याख्या करें, इन 4 भागों को सम्मिलित करें, चारों ही भागों का वर्णन करें। अगर इन 4 भागों में से हम किसी भी एक भाग को छोड़ देते हैं या किसी भी एक भाग में गलती कर देते हैं, त्रुटि कर देते हैं, तो वहां हमारे नंबर काट लिए जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इन चारों ही भागों को हम अच्छे से समझें और चारों ही भागों का अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें, तो हमें सह प्रसंग व्याख्या के पूरे अंक मिल सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि न्यूनतम ये प्रश्न, ये व्याख्या 4 अंकों में पूछी जाती है और किसी किसी क्लास में तो 6 अंकों तक भी पूछ ली जाती है। इसलिए हम बहुत अच्छे से इन चारों भागों को समझे, सीखें। देखो, पहला भाग है संदर्भ। संदर्भ के हमें विवरण चिन्ह लगाना है, क्योंकि आगे हम वर्णन करते हैं, इसलिए विवरण चिन्ह जरूर लगाएं। संदर्भ, संदर्भ में हम कविता और कवि का नाम लिखते हैं। कौन से कवि की कौन सी कविता से ये काव्यांश संबंधित है, लिया गया है, ये हम संदर्भ के अंतर्गत लिखते हैं। कई बार बच्चे बड़ी क्लास में आने के बाद भी, 12th में आने के बाद भी गलती करते हैं। हमने देखा है कि वे पुस्तक का नाम भी लिख देते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। कई बार इसमें चैप्टर नंबर भी लिख देते हैं, कविता नंबर इतने, अध्याय नंबर इतने, पाठ नंबर इतने से लिया गया है। तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। सीधी सी बात है, सरल सी बात है कि संदर्भ में हम कवि का नाम और कविता का नाम लिखते हैं और यही लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए। प्रस्तुत पद्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह की उषा शीर्षक कविता से अवतरित है। हमने कवि का नाम और कविता का नाम लिखा है। अब कवि का जो नाम है उसके और कविता का नाम है उसके हमें एकल उद्धरण चिन्ह लगाना है। अंग्रेजी में बात करें, सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाना है। और फिर इन दोनों को हमें रेखांकित भी कर देना है। कवि का नाम और कविता का नाम, इन दोनों के एकल उद्धरण चिन्ह लगाएंगे और रेखांकित भी कर देंगे। देखिए, उषा शीर्षक, शीर्षक का अर्थ होता है नाम। उषा नाम की कविता से लिया गया है। कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं, उषा शीर्षक से लिया गया है। तो उषा शीर्षक, शीर्षक तो खुद एक नाम होता है, उससे इतना बड़ा काव्यांश कैसे लेंगे? इसीलिए उषा शीर्षक कविता से, उषा नाम की कविता से, उषा नामक कविता से अवतरित है, यानी लिया गया है। इस तरह से हम लिखेंगे, ये संदर्भ होगा। इसके बाद दूसरा भाग होता है प्रसंग। प्रसंग में भी विवरण चिन्ह लगाना है और प्रसंग में हम ये काव्यांश, ये पद्यांश किस विषय से संबंधित है, किस बात से रिलेटेड है, इस पद्यांश में, इस काव्यांश में किस विषय का वर्णन है, या ये काव्यांश
किस विषय पर आधारित है, ये हम प्रसंग के अंतर्गत लिखते हैं। तो हमें पता है कि इसमें उषा का वर्णन है, इसमें उषा के सौंदर्य का वर्णन है, तो हम प्रसंग के अंतर्गत यही बात लिखेंगे। किस तरह से? इस काव्यांश में उषा के सौंदर्य का सजीव वर्णन है। उषा के सौंदर्य का सजीव वर्णन है। देखो एक शब्द मैंने डाल दिया इसमें, सजीव। सजीव का अर्थ यही होता है कि जब हम इस कविता को पढ़ रहे हैं, जब इस काव्यांश को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो लगभग ऐसा लगता है कि जैसे ये दृश्य हमारे सामने जीवित हो रहा है, हमारे सामने ही घटित हो रहा है। इसलिए हमने इसमें सजीव शब्द और जोड़ दिया है। इस काव्यांश में उषा के सौंदर्य का सजीव वर्णन है। इसको पढ़ते या सुनने पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो गया है। इसके बाद हम देखें कि इसमें ज्यादातर उपमान ऐसे हैं, नीला संग या राख से लिपा चौका या काली शिला या काली स्लेट, जो अक्सर हमें सुबह के समय गांव में नजर आ सकते हैं। शहर में कोई कच्चा फर्श होता नहीं है तो चौका कहाँ लगाया जाएगा, वहां पर काली शिला भी नहीं मिलेगी या फिर स्लेट लेकर बच्चे स्कूल जाते हुए नजर नहीं आएंगे। ये गांव की दृश्य है, तो ये बात भी हम लिख सकते हैं। गांव से संबंधित सुबह का बोध भी कराती है। ये कविता हमें गांव से संबंधित सुबह का बोध भी करा रही है कि गांव में सुबह ऐसे दृश्य हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद तीसरा भाग आता है व्याख्या। व्याख्या में भी विवरण चिह्न लगाना है और व्याख्या में हम वही लिखेंगे जो भावार्थ आपको कविता पढ़ाते समय आपके अध्यापक अध्यापिका ने सिखाया है, बताया है, वह भावार्थ। जैसे हमने अभी शुरू में इसका भावार्थ किया था, ठीक वह भावार्थ आपको व्याख्या के अंतर्गत लिख देना होता है। इसका अर्थ और भाव जो भी आपने ग्रहण किया वो व्याख्या के दौरान लिख दिया जाता है। कैसे लिखेंगे कि उषा काल का वर्णन करते हुए कवि शमशेर बहादुर कहते हैं कि प्रातःकालीन आकाश स्वच्छ था, इसलिए वह नीले आकाश जैसा दिखाई दे रहा था। जब उस स्वच्छ आकाश में काले काले बादल आ गए, काली घटाएं आ गई, तो अब भोर के नभ का सौंदर्य राख से लीपे हुए गीले चौके जैसा हो गया था और उन काले बादलों पर सूर्य की लालिमा युक्त किरणें गिरी तो ऐसा लगा जैसे बहुत काले पत्थर को किसी ने लाल केसर से धो दिया है या काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दिया। ये हमारा यहाँ पर व्याख्या के दौरान लिखना होगा। इस तरह से हम लिखें। अंतिम बिंदु हमारा होता है विशेष। विशेष के भी विवरण चयन लगाना है। चौथा अंतिम भाग है विशेष। विशेष में हमें न्यूनतम 3 बिंदु बनाने पड़ते हैं, 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। पहला पॉइंट बिल्कुल निश्चित होता है, फिक्स होता है। पहला बिंदु फिक्स होता है भाषा
और शैली के बारे में लिखना होता है कि कौन सी भाषा या भाषा कैसी है और इसकी शैली कैसी है। तो हम एक ऐसा बिंदु बनाते हैं ये कि कोई भी काव्यांश आ जाए, आपको विशेष का पहला बिंदु यही लिखना है। क्या लिखना है देखिए, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा से रस सुबोध एवं भावानुकूल है तथा शैली गेय है। आपको पहला पॉइंट विशेष का हमेशा यही लिखना है कि पद्यांश की भाषा सरल, सरस से रस का अर्थ होता है आनंद से युक्त, रस से युक्त। जब हम इस काव्यांश को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें आनंद मिलता है। तो भाषा से रस है। सुबोध, आसानी से इसका भाव हमें ग्रहण हो जाता है, आसानी से इस भाषा की वजह से इसका अर्थ हम समझ जाते हैं। और भावानुकूल यानी जैसे भाव है उनके अनुकूल है भाषा। तो हम सभी जगह ये बात लिख सकते हैं। और शैली गेय है। गेय इसका अर्थ होता है गाने योग्य। अगर कोई भी काव्यांश है, पद्यांश है, तो हम जानते हैं वो कविता का एक अंश है, हम आसानी से उसे गा सकते हैं। इसलिए कोई भी गद्यांश कोई भी काव्यांश आए, कोई भी पद्यांश आए, हम शैली गेय लिखेंगे कि हम उसे गा भी सकते हैं। तो शैली गेय है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल फिक्स है। कोई भी काव्यांश आ जाए, विशेष का पहला बिंदु हमें यही लिखना है। दूसरा बिंदु हम अलंकार से संबंधित लिखेंगे। दूसरा बिंदु अलंकार बताना होगा कि इस काव्यांश में किन किन अलंकारों का प्रयोग है। न्यूनतम एक अलंकार तो हम ढूंढे ढूंढे। कैसे? जैसे हम पहली पंक्ति पढ़े तो जैसा नजर आ गया हमें, और हम जानते हैं कि सा, सी, से, सम, समान, सरिश, सदृश्य, जैसा, जैसी, जैसे, ज्यों। अगर ऐसा आता है तो हम समझ जाते हैं उपमा अलंकार होता है। तो यहां हम समझ रहे हैं कि प्रातःकालीन आकाश की तुलना नीले संग से कर रहे हैं और जैसा यहाँ पर आया है तो हम समझ गए यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो हम लिख देंगे दूसरा पॉइंट अलंकार से संबंधित है। उपमा अलंकार के प्रयोग से काव्यांश की सौंदर्य वृद्धि हुई है। हम जान गए उपमा अलंकार का प्रयोग है, इसलिए हमने लिख दिया कि इसके प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि हो रही है। अगर मान लीजिए हमें कोई ऐसा काव्यांश मिल जाए, ऐसी काव्य पंक्तियां मिल जाए जिसमें हमें अलंकार की पहचान ही नहीं है, हम पहचान ही नहीं पाए कौन सा अलंकार है, तो ऐसी स्थिति में हमें अनुप्रास अलंकार लिख देना होता है। क्योंकि अनुप्रास अलंकार हर काव्यांश में, हर पद्यांश में होता ही होता है, लेकिन यह हमारा अंतिम विकल्प है। पहले और कोई दूसरे अलंकार ढूंढे, वो नजर आ जाते हैं तो उनके बारे में लिखेंगे। और जब हमें कोई भी अलंकार नजर नहीं आ रहा, किसी भी अलंकार की पहचान हम नहीं कर पा रहे हैं,
तो ऐसी स्थिति में फिक्स पॉइंट होगा अनुप्रास अलंकार। और तीसरा जो बिंदु होता है, अंतिम बिंदु जो हमारा विशेष का होता है, वो होता है सार, संदेश या फिर शिक्षा के रूप में, कि इस पद्यांश से क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिलता है, या सार रूप में हम इसके विषय में क्या कह सकते हैं। इस तरह से हम आसानी से तीसरा बिंदु भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। इस काव्यांश में उपमानों के अधिक प्रयोग से नवीनता का बोध होता है। देखिए यहाँ नीले संख का उपमान है, यहाँ राग से लिपि गीले चौके का है, यहाँ काली सिल्को लाल केसर से धो दे, या यहाँ एक काली स्लेट। तो लगभग हर पंक्ति में हम देखें तो उपमानों का प्रयोग है, और ऐसा बहुत कम कविताओं में मिलता है कि लगभग उपमानों का बहुत ज्यादा प्रयोग हमें देखने को मिल जाए। तो अगर ऐसा होता है तो हम जानते हैं उपमानों के अधिक प्रयोग से नवीनता का बोध हो रहा है। ये एक नई प्रकार की, नई तरीके की कविता है जिसमें उपमानों का अधिक प्रयोग हुआ है। तो नवीनता का बोध हुआ, इससे एक नई तरह की कविता का पता चलता है। तो ये तीसरा बिंदु है, ये हम उस काव्यांश के या पद्यांश के आधार पर लिखेंगे। क्या शिक्षा मिल रही है, ये भी लिख सकते हैं। इसमें कवि का क्या संदेश निहित है, ये भी बात लिख सकते हैं। या सार रूप में हम एक पंक्ति में, एक वाक्य में इसके विषय में क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वो लिख सकते हैं। तो सार, संदेश या शिक्षा के रूप में अंतिम पंक्ति विशेष की होती है, अंतिम पॉइंट विशेष का होता है। तो हम अच्छे से इन चारों भागों को समझ लें, क्योंकि व्याख्या में इन चारों भागों के अलग अलग नंबर होते हैं। व्याख्या इन चार भागों में विभाजित होती है और चारों के अलग अलग अंक होते हैं। जिस पार्ट में, जिस भाग में हम गलती करते हैं, वहां से हमारे मार्क्स काट लिए जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, संदर्भ में कवि का नाम और कविता का नाम लिखना है। कवि के नाम और कविता के नाम में हमें एकल उदाहरण चिन्ह भी लगाना है और रेखांकित भी करना है। प्रसंग में हम उस विषय को बताएंगे जिससे संबंधित वो कविता है, जिससे संबंधित वो काव्यांश है। काव्यांश किस विषय से संबंधित है, वो विषय हम प्रसंग के दौरान लिखेंगे। व्याख्या में जो भावार्थ बताया जाता है वो हमें लिखना है अपने शब्दों में कन्वर्ट करके। विशेष में 3 बिंदु बनते हैं। पहला बिंदु भाषा और शैली के बारे में होता है, ये फिक्स है। दूसरा निश्चित रूप से अलंकार के बारे में हमें लिखना है, और तीसरा बिंदु सार, शिक्षा या फिर संदेश के रूप में लिखा जाता है। तो इस तरह से हमें अच्छे से चारों भागों को समझ लेना है, अभ्यास करना है। आज हम अपनी नोटबुक में कोई भी 2 काव्यांश लेंगे और उनकी सप्रसंग व्याख्या बिल्कुल इसी तरह यहां से शुरू करनी है। प्रथम 2 शब्द डैश डैश, अंतिम 2 शब्द, और फिर संदर्भ से लेकर विशेष तक। ठीक इसी तरह से आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में, नोटबुक में, होमवर्क वाली कॉपी में आप 2 काव्यांश लेंगे। वो आप इस अपनी बुक से अभी जो चल रही है आरोह, उससे भी आप ले सकते हैं। वो आप अपनी पिछली 10th वाली बुक आपके पास है, उससे भी ले सकते हैं। तो कोई भी आपको 2 काव्यांश लेने हैं और सप्रसंग व्याख्या आपको हल करनी है, अभ्यास करना है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो व्याख्या से संबंधित बात होगी, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम बुक के साथ बैठेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम
चैप्टर पढ़ेंगे, तो सिलेबस आप आज ही ले लें। अब किसी बच्चे को कोई प्रश्न यदि पूछना है, कोई भी प्रकार का डाउट है इस सत्संग व्याख्या से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। एनी स्टूडेंट? कोई भी स्टूडेंट पूछ सकते हैं। एनी डाउट? किसी भी स्टूडेंट को अगर है किसी भी प्रकार का प्रश्न आप सत्संग व्याख्या से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। आप 2 काव्यांश की व्याख्या करें। ठीक है, थैंक यू।